क्लास 10th जो है सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 1 जो है नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका हिंदी मीडियम में इसका नोट्स डालने की कोशिश किए हैं और साथ साथ इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में है, उसका लिंक इसमें दिया होगा। तो यहाँ पर है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और ये मानचित्र के थ्रू से स्टार्ट था, तो इसको एक नोट्स कर दिया है कि वहाँ एक मैप था जो फेडरिक सोरियो का मैप था उस पर विधारित था। तो उसी को समझाते हुए कि यूरोप में नेशनलिज्म जो है कैसे उदय हुआ, कैसे ग्रेसअप हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो पहले तो नेशनलिज्म क्या था, तो जैसे हिंदी में चल रहे हैं, हिंदी में इसको कोशिश किए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का इसमें मैंने लिंक्स में और इधर मैसेज आ रहे थे, तो उसी का आधार मैंने निर्णय किया। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। तो एक ऐसे राष्ट्र राज्य का के विचार का विकास जिसके नागरिकों को सम्मान, पहचान और समान इतिहास हो। अगर जैसे किसी एक को, अगर आपका जैसे देखें कि अगर एक झारखंड का रहने वाला, बिहार का रहने वाला या किसी प्रांत का रहने वाला, उसका जो कॉमन कल्चर होगा, कॉमन आइडेंटिटी होगा, समान पहचान होगा, समान इतिहास होगा, तो यहीं से जो विचार होता है, थिंकिंग होता है, राष्ट्रवाद का शुरुआत होता है। और इसका जो एक अचानक से नहीं हो गया राष्ट्रवाद का जो क्रम था, तो वहाँ 5 क्रम था। फ्रांसीसी क्रांति, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 14 जुलाई को, फिर नेपोलियन का नागरिक संहिता जिसको सिविल कोड ऑफ द नेपोलियन 1804, फिर उसके बाद जाके जो ट्रीटी ऑफ वियना जो है यहाँ पर, ट्रीटी ऑफ वियना जो यहाँ पर है, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक मैंने कहा था कि हो सकता है, ये 1815 है। फिर उदारवादियों की क्रांति 1848 और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यानी 6 प्रोसेस था। अगर उसको जो सिविलाइजेशन जो था नेशनलिज्म हुआ यूरोप में, जो बढ़ा, उसके पीछे 6 कारण था। और ये फ्रांस का रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट होता है और इटली के यूनिफिकेशन, इटली का एकीकरण से ये फिनिश होता है। अगर इसको देखेंगे तो उदारवाद अगर राष्ट्रवाद कहते हैं, लिबरलिज्म जिसको बात कहते हैं कि नेशनलिज्म क्या है, तो अगर हम पॉलिटिक्स से समझते हैं, पॉलिटिकल से अगर समझेंगे कि लिबरलिज्म उदारवाद है क्या, तो उदारवाद जैसे भी हम लोग लिबरलिज्म 9th में ही पढ़े थे कि किसी चीज़ को मुक्त करना, चाहे वो हो सकता है अल्पतंत्र का अंत, जो कि मैंने जिसका मेंबर्स कम हो, सदस्य कम हो, या इसमें था कॉन्स्टिट्यूशन का एडेप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अपनाना। फिर सहमति जो है, सबको समान एग्रीमेंट होना चाहिए। संसद के में पदोन्नति, चुना हुआ सरकार होना चाहिए और कानून के समझ समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉज। और उसका संपत्ति का अधिकार का, कोई भी संपत्ति का अधिकार का नहीं होता। ये राजनीतिक था। अगर आर्थिक क्षेत्र से इसको उदारवाद का डिफिनेशन समझ जाए तो फ्री मार्केट, जो फ्री मार्केट था, मुक्त बाजार और वस्तुओं और सेवाओं पर राज्य पर लगाए गए प्रतिबंधों की समाप्ति। जो टैक्स लगता था गुड्स एंड सर्विस, तो उसमें जो स्टेट में था, बहुत सारे स्टेट था, एक स्टेट, 2 स्टेट, तो सब में जो एक बैरियर में था, टैक्स लगता था, इसको ख़त्म करना, ये लिबरलिज्म की बात है। उसके बाद है कुछ कुछ जो घटना आपको याद रखना है, जो ये आपके बोर्ड के में जो है ये इम्पोर्टेंट है 10th में। तो ये 10th का जो बोर्ड के सिलसिले में है, तो किसको किसको ख़त्म रखना है, किसको इसको समझना है। तो महत्वपूर्ण घटना जो है उसको याद रखना है कि जो 18वीं शताब्दी में कई देशों में जैसे जर्मनी, इटली और स्वीडन आदि देशों के रूप भी नहीं था, और जैसा कि आज के हम इन्हें देखते हैं, और इस छोटे छोटे राज्यों को विभाजित थे जिनका एक स्वतंत्र शासक था। तो ये प्री इंडिपेंडेंट था। और फेडरिक सोरियो था, एक चित्र के द्वारा ये सब की कल्पना किया था जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड की। फिर 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसको याद रखना है कि कैसे मैंने कि पहली बार स्वस्थ अभिव्यक्ति थी और इसने फ्रांस में स्वतंत्र राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपाई थी, कि मैंने डेमोक्रेसी लेके आया था। तो इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसे संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। जैसे वहाँ पर बॉर्बन डायनेस्टी था, लुईस 16 था, आपने पढ़ा होगा। और इसको जब भी आप आंसर लिखिएगा सेम टू सेम लिखिएगा, ये बुक का लैंग्वेज है और बुक का लैंग्वेज में ही आपको परीक्षा में लिखना है। फिर 1804 की जो नेपोलियन सिविल कोड यानी नेपोलियन संहिता, जिसको 1804 का, जिसमें कि इसमें कहा था कि जो इसका 3 थ्योरी था, इसको याद रखना है कि इसको 3 थ्योरी आपको याद रखना है कि जन्म से जो आधारित विशेषाधिकार था, तो प्रिविलेज ऑफ द बर्थ ऑफ ऑन द टाइम ऑफ बर्थ, वो ख़त्म कर दिया गया था, उसका एब्लिशन कर दिया गया था। पहला था इसका, ये याद रखना है। फिर इसने न केवल न्याय के समझ समानता स्थापित की, दूसरा पॉइंट है, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। तो ये नेपोलियन कोड था, इसको याद रखना है। फिर क्रांतिकारी फ्रांस उदारवाद जो प्रजातंत्र का पहला, ये एक मैंने कहिए कि प्रैक्टिस था, राजनीतिक प्रयोग था। वहाँ वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी। यानी कम से कम 3 दिन का वो टैक्स जो था, कर था, जमा करता था,
और जिसके पास संपत्ति नहीं था, जो टैक्स नहीं जमा करता था, चाहे पुरुष हो और पुरुष हो, उसको भी वोट देने का अधिकार नहीं था, उसको पैसिव सिटीजन माना जाता था। और जो बाकी सब जितना भी औरत था उसको, सभी वीमेंस को वोट देने से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए, जब मैक्स वेलर रोब्सपियर आता है, जो जैकोबिन शासन आता है, तो उसमें सभी को वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन जो नेपोलियन का कोड है उसमें फिर से उसको ये कहता है। फिर वियना ट्रीटी आपको याद रखना है कि जब नेपोलियन हार गया लिमजिंग में, फिर उसका वियना में हारा, तो 1830 में लिमजिंग में हारा, फिर वियना में हारा। तो वो लोग बहुत सारे जो कंट्री थे, खासकर ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया, ये सब मिलकर नेपोलियन को हराया था। और उन्होंने एक यूरोप को ऐसा, मतलब फ्रांस को फिर से बांटा कि जो फ्रांस फिर से आगे लड़ नहीं सके। और इसका जो नेतृत्व हुआ था, वियना जो था ये ऑस्ट्रिया का जो था राजधानी थे, और उसका जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, उसने मैंने कि इसके अध्यक्षता किया था। उसके बाद देखिए 1861 में, मैंने 1861 में एमेनुअल सेकेंड, याद रखिएगा, उसने इटली को एकत्रित किया था और राजा घोषित हुआ था। और उसको ऑटोमन जो था उसका आगे बताएंगे। फिर जो ट्रीटी ऑफ वर्साय हुआ था, तो एक समारोह में प्रसा के राजा जो विलियम प्रथम को जनवरी जो 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित करता है। फिर राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, क्या भूमिका थी, तो इसमें वो लोग सिर्फ एक कुछ था जो कहीं कहीं सक्रिय भाग लिया, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, आंदोलन में, नहीं तो वो फिर बहुत सारे महिलाएं समाचार पत्र भी शुरू किए और अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाया गया, बहुत सारे महिला। अब कुछ शब्द वाली याद करना कि एरिस्टोक्रेट जो फैमिली है क्या है, या कुलीन वर्ग क्या है, तो ये ज़मीन के मालिक थे और वे यूरोपीय महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली थे। फिर ऑटोक्रेसी क्या था, तो एक ऐसी सरकार जिसमें शासन व्यवस्था, सत्ता पर कोई अंकुश नहीं हो। फिर उदारवाद यानी लिबरलिज्म, जिसके लातिन वर्ड्स है, मूल भाषा है लिबरे से है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता है। और कहीं कहीं मैंने इंग्लिश वर्ड का यूज किया है, नए मध्यम वर्ग के उदारवाद का अभिप्राय व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समझ समानता। फिर था पीपलीसाइड जनमत संग्रह। तो जनमत में क्या होता है, कहीं आपको जानना है कि जनता क्या चाहती है इस काम के लिए, तो आप उसको वोटिंग करा देते हैं। जैसे अगर हमको काम कराना है कि हम क्लास 10th का 1 का जो चैप्टर 1 है उसको हिंदी मीडियम से नोट्स बनाए कि नहीं, तो इसमें वोटिंग के स्टूडेंट का कुछ कहीं कहीं जाके, तो वो लोग उस जो वोटिंग में जो कहा उसी को क्या आता है, चाहे वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। फिर रूढ़िवाद क्या है, तो ये कंजर्वेटिव है कि जो पुराना विचारधारा पर था, जो कि पहले राजा होना चाहिए, यानी एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, जो कि मैंने पहले से था, या अस्थायी संस्थान हो को रिवाजों पर बल देता है। फिर यूटोपिया क्या था, तो फ्रेडरिक सोरो ने क्या था कि ऐसा समाज की जो कल्पना जहाँ पर आजकल संभव ही नहीं है, आज वो संभव नहीं हो संसार दिखाई नहीं देगा। फिर रोमानिज्म या रोमानीवाद, याद रखना, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो संस्कृति, जो हमारा संस्कृति कहीं ना कहीं एक कोई मूवमेंट होगा, कोई हम लोग लड़े होंगे, तो उस तरह का पहचान या उसका गाना हो, सॉन्ग हो, गीत हो, तो एक ऐसा धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना को विकसित करता हो। फिर नारीवाद, जैसे कि नारीवाद जो नारी को आंदोलन देने के लिए स्त्री पुरुष को समान, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, उसे समानता का अधिकार को दिया होगा। फिर जुंकर्स जो थे, जुंकर्स थे जिसके पास बहुत सारा बड़े बड़े जमींदार थे, उसको जंकर कहा जाता था। एक्चुअली अब जुंकर्स टाइप हो गया, जंकर्स कहा था। फिर जलोब्राइन क्या था, तो ये जो एक जलोब्राइन क्या था, जहाँ पर जर्मनी में क्या था, जो कॉन्फेडरेशन था, तो एक में दूसरा में जाने में उसमें टैक्स लगता था। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो व्यापारी था, तो उन्होंने मिल के एक मतलब कि संगठन बनाया, कस्टम शुल्क बनाया, और ये 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित किया गया था। और इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्कों का प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया गया था, जो टैक्स को बंद कर दिया था। फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन थे, तो जेएसपी मैसनी था, जो कि आपने शुरू में ही पढ़ेगा कि इटली का एक महान क्रांतिकारी था, जिसने यंग इटली, यंग यूरोप का स्थापना कराया और इटली को जो ये एकीकरण करने में, यूनिफिकेशन करने में उसको दिया, और साउथ में अटैक भी किया था, अगर डिटेल्स उसमें पड़ेगा। फिर गैरीबाल्टी क्या था, तो ये भी जो था महान क्रांतिकारी था, जो मैसनी का सहयोगी था, और उसने लाल कुर्ती नामक, जो रेड आर्मी नामक जो था, सेना तैयार की थी, जिसकी सहायता से ऑस्ट्रिया को हराया था, और उसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई योगदान किया। फिर काउंट काबूर जो था, ये पदवी था, इसको इटली का बिस्मार्क भी कहा जाता है, और इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। अगर पेडमेंट सार्डिनिया एक नॉर्थ और साउथ में आप मैप देखेंगे, डिटेल अगर इंग्लिश में डाला हुआ तो उसको देख सकते हैं, लेकिन हिंदी मैंने डिटेल नहीं डालने की कोशिश किया, उसको एक नोट्स बनाया। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य के इटली को मिलाने किया। फिर बिस्मार्क क्या था, तो जर्मनी के इतिहास में था, उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए आयरन और लोहा की नीति अपनाई थी, उनके प्रयास से जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। तो यहाँ तक ये नोट्स है, फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी हम इसको कल डाल देंगे, इसका डिस्क्रिप्शन रहेगा।